गवर्नर शायद आज अच्छे से आपको मॉनसून पे बात रखें। मिस्टर गवर्नर इन्फ्लेशन पे तो हमेशा बोलते ही हैं, वो तो बोलेंगे ही। मिस्टर गवर्नर क्रूड पे भी अपनी बात रखेंगे। ईसीबी ने भी कल बताया 3 साल का फोरकास्टिंग, और मेरे को बड़ा हैरान हुआ जब देख के कि इस साल 80s में, अगले साल 80s के नीचे, और उसके बाद कह रहे हैं थोड़ा और कमज़ोर हो जाएगा। तो अगले 3 साल का विजन ईसीबी ने कैलकुलेट कर रखा है। इसके अलावा नई सरकार का जब गठन हो रहा है तो आरबीआई के जो चीफ हैं मिस्टर गवर्नर, हो सकता है अपनी बात इसको लेकर भी कुछ रखें। और आपको पता है जुलाई में फिर से बजट आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आरबीआई और सरकार का जो अलग अलग डायरेक्शन ना हो जाए, उसको लेकर भी शायद थोड़ी क्लैरिटी आपको और मिलेगी। पूजा ने एक पोल किया है, मैं वो पोल पहले आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, पोल भी रखूँगा, पहले मेहमानों से परिचय भी करा देता हूँ आपका। मैं हर्ष उपाध्याय कोटक एएमसी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने टाइम निकाला। देवांग शाह एक्सेस म्यूचुअल फंड से मेरे साथ। ये हमारे सभी मेहमान हमको आज गाइड करेंगे इस पॉलिसी के अंदर कि मिस्टर गवर्नर जो बात रख रहे हैं इसका क्या मतलब है और इसका कैसे कैलकुलेट किया जाए। देवेंद्र पंत हमारे साथ होंगे, चीफ इकोनॉमिस्ट है इंडिया रेटिंग के। साथ ही नम्रता मित्तल चीफ इकोनॉमिस्ट है एसबीआई म्यूचुअल फंड से। आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। ये क्रिटिकल जंक्शन पर हैं हम, क्योंकि आपको पता है नई सरकार का ऑलमोस्ट अब गठन हो चुका है, बस एक शपथ ग्रहण समारोह के बाद कामकाज शुरू हो जाएगा। उसके बीच में आरबीआई की पॉलिसी है, और साथ ही साथ मॉनसून को लेकर बहुत अच्छे अपडेट्स आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कैलकुलेटेड होंगी। 2 चीज़ें मेहमानों के सामने मैं पहले रखना चाहूँगा। एक तो अपने रिपोर्टर को जोड़ूंगा जो आरबीआई ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, तो वहाँ से थोड़ा हमको और इन्फॉर्मेशन देंगे इनसाइडर। और एक मैं पोल भी आपके सामने रखूँगा जो पूजा ने स्पेशली आपके लिए बनाया है कि दरें कब और किस क्वार्टर में कट सकती हैं। पहले मैं अंकुर को अपने साथ जोड़ रहा हूँ। अंकुर, आप जरा बताइए मिस्टर गवर्नर के मन की बात। जी हाँ, सभी निगाहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास पर रहेंगी, क्योंकि वो कुछ ही देर में मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल करने वाले हैं और सब ये जानना चाहेंगे कि क्या वो इस बार इन्फ्लेशन या ग्रोथ के फोरकास्ट में कोई बदलाव करते हैं। मैं इन्फ्लेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने से जो डेटा आ रहा है वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रोजेक्शंस है उसके आसपास है, लेकिन गवर्नर ने कई बार ये साफ किया है कि वो ड्यूरेबल बेसिस पे इन्फ्लेशन को टारगेट के पास यानी कि 4% के पास देखना चाहते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा क्या वो 4.5% के टारगेट में रिवीजन करते हैं। इसके अलावा जीडीपी फोरकास्ट है इस साल का FY25 का, उसमें कोई बदलाव होता है कि नहीं, क्योंकि जो लास्ट डेटा आया है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 का, वहां पर एक पॉजिटिव सरप्राइज दिखा था, 8% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ दिखी थी। तो देखना होगा कि क्या अगले साल के जिस तरीके के इनकमिंग डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, कोई ऐसा रीजन बनता है कि जो आगे का फोरकास्ट है वहां पे भी कोई बदलाव की जरूरत है। साथ ही लिक्विडिटी कंडीशंस पर जरूर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कमेंट को वॉच आउट करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई बार ऐसा हुआ है कि लिक्विडिटी डेफिसिट में रही है, तो वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कैसे मैनेज कर रहा है वो देखने वाली बात होगी। उसके अलावा सुपरविजन के चलते कई एक्शंस लिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन कंपनियों पे जहां पे एक्शन लिए गए हैं उस पर क्या सफाई है, और साथ ही साथ जहां पर एक्शन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं वहां पर क्या कंपनियों की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया है जहां पे रिजर्व बैंक ढिलाई दे सकता है। तो ये सारी चीजें वॉच आउट करनी होंगी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कुछ ही देर बाद बोलेंगे। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया। अंकुर माफ़ कीजिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये सारी की सारी जानकारी हमारे साथ रखने के लिए। आप जो मेन बात है ना, मेरे को 3 बातें आपके अच्छे से समझ में आई। पहला एक तो जीडीपी, दूसरा इन्फ्लेशन जो हमेशा की तरह रहता ही है, और तीसरा मॉनसून को लेकर क्या बोलते हैं मिस्टर गवर्नर। ये मेरे पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली में ना मार्केट इसी चीज़ पर रिएक्ट करेगा, और सारी चीज़ें तो थोड़ा मैक्रो हैं, उनका असर भी धीरे धीरे और काम होता है। बट मॉनसून सीजनैलिटी वाला है, एक सीज़न का प्ले है, जो सीजनैलिटी मार्केट को बहुत पसंद आती है। मार्केट मैक्रोस पे स्लो रिएक्शन देता है, बट सीजनैलिटी पे फास्ट रिएक्शन देता है। ये जो पॉलिसी का हमने एक बनाया हुआ है पोल, एक बार वो भी स्क्रीन पे लेके आएंगे, तो जो पूजा ने बनाया है वो सभी एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद कि दरें कब कट सकती हैं। तो मेजोरिटी ये कहती है कि Q3 यानी कि जो सितंबर से शुरू होने वाला क्वार्टर है ना, वहाँ से होंगी दरें में कटौती। सितंबर से पहले शायद कुछ नहीं होगा। आज चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3-4 महीने हैं अभी। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये कहती है अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर और अगले वाले क्वार्टर में होगा, यानी कि इसको हम लास्ट क्वार्टर को कहते हैं Q4, वो होगा जैन से शुरू जाके। तो ये एक और चीज़ भी है, तो प्रोबेबिलिटी ये बता रही है कि अगले 3-4 महीने आप पॉलिसी रेट कट में किसी तरह की उम्मीद ना करें। और ये सब कुछ होगा फेड के साथ, पहले फेड करेगा बड़ा भाई, फिर छोटा भाई करेगा। ठीक, इस सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का पूरा कुनबा लग चुका है।
देवांग शाह से मैं शुरू करता हूं पहले आज। देवांग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस पोल से हमको ये पता लग रहा है कि हम दरों के बारे में डिस्कशन भले जितना कर लें, लेकिन जब तक फेड नहीं काटेगा दरें, तब तक मिस्टर गवर्नर भी नहीं काटेंगे दरें। ऐसा मान के चलें मिस्टर शाह? हमारा अनुमान ऐसा है कि एक्चुअली इंडिया मैक्रो स्टोरी काफी डिफरेंट चल रहा है यूएस से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे तो यूएस में एक इन्फ्लेशन बहुत ऊपर की डायरेक्शन अभी भी रहा है। अगर उनका फिस्कल आप देखेंगे तो फिस्कल भी काफी ज्यादा रहा है। तो यूएस एक अलग मैक्रो स्टोरी पे चल रहा है, ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है। हाँ, बट एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो बड़े रेट कट्स है इंडिया में, वो अगर आएंगे तो फेड के बाद ही आएंगे। हमारा अनुमान ऐसा है कि आज की पॉलिसी में आज हम लोग कुछ रेट कट्स नहीं देखेंगे, लेकिन आरबीआई फेड के पहले कट कर सकता है, लेकिन जो रेट कट्स होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे। इस साल में हमें ज्यादा रेट कट्स नहीं दिखते हैं, एट मैक्स 25 से 50 बेसिस की रेट कट दिखती है। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था, इसी पे थोड़ा क्लैरिटी लेना चाह रहे थे कि क्या गवर्नर इस बार की पॉलिसी में इसको लेकर कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं? क्योंकि नम्रता जी, आपसे सवाल होगा, क्योंकि हमने देखा कि बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी एक रेट कट ले चुका है, ईसीबी, हालांकि फेड से कुछ डायरेक्ट उनका लिंक नहीं है, लेकिन वो भी रेट कट ले चुके हैं। हॉकिश कट के तौर पर इनको देखा जा रहा है। उन्होंने रेट कट तो ले लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आगे क्या ट्रेजेक्टरी होती है वो डेटा पर निर्भर करेगा। क्या इसको देखते हुए आरबीआई भी कुछ रिस्क ले सकता है? कोई सरप्राइज किसी तरह का भी 1% चांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से? सबसे पहले तो अगर बात करें कि इंडिया का खुद का ग्रोथ और इन्फ्लेशन ऐसी स्थिति पर है, और जो हमारा अभी रेट कट का लेवल है 6.5%, अगर पिछले समय जब हाइक्स हुए थे तो हमने 8% तक भी रेट्स देखे थे। और अगर अभी ग्रोथ देखें, FY24 का ग्रोथ का आंकड़ा आया है कुछ ही दिनों पहले, जो कि 8.2% पर है। सीपीआई इन्फ्लेशन, अगर मॉनसून अच्छा रहा तो वो नीचे जाने की बहुत स्ट्रांग उम्मीद है, पर अभी भी 4.8% पर है। तो ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है ऐसे समय में कि आप रेट को कट करें, और बैंक क्रेडिट भी 15 से 16% पे ग्रो हो रहा है। रेट कट करने का उद्देश्य क्या होता है कि मनी सप्लाई, मनी ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हो और इजीली अवेलेबल हो। और तो अगर वो सब चीजें अच्छी हो रही हैं तो ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आरबीआई को रेट कट करने की। वो बजट का वेट कर सकती है, वो मॉनसून में स्थिति कैसी रहती है, और एग्री प्राइसेस कैसे रहते हैं, फूड इन्फ्लेशन कैसे रहते हैं, इन सब चीजों का भी आराम से वेट कर सकती है, और फेड के एक्शन का भी वेट किया जा सकता है। तो ये नज़रिया कि क्या कुछ उम्मीदें हैं आरबीआई की पॉलिसी से, और साथ ही कब रेट कट की उम्मीद करें। पर हर्ष, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी रेट्स को लेकर तो नज़र में रहेगी, पर कमेंट्री पे भी खास तौर से नज़र रहेगी। और अभी जस्ट इलेक्शन के वर्डिक्ट आए हर्ष, तो जो एक थीम निकल के सामने आई है वो है रूरल रिकवरी की। आरबीआई के किस कमेंट्री पे आप नज़र रखेंगे? क्या उनकी रूरल रिकवरी की अगर कोई कमेंट्री आती है तो वो एक और बूस्टर साबित हो सकती है? और आप इस थीम को किस तरीके से प्ले आउट करेंगे? क्या आपका भरोसा रूरल रिकवरी पे फिर से आता हुआ दिखा है? नमस्कार। देखिए, अगर आप रूरल रिकवरी की बात करें, वो एक तरफ से अब पैची बोल सकते हैं, हर एक सेगमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है। और काफी सारा डिस्ट्रेस जो कोविड डिसरप्शन के बाद हुआ है वो धीरे धीरे एक तरफ से नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन पूरा भी नहीं हुआ। और इसके चलते हुए हमने लास्ट ईयर मानसून भी देखा था जो वीक था, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम पे भी, कॉन्फिडेंस पे भी एक तरफ से इम्पैक्ट हुआ था। तो अभी लगता है कि थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और इस बार का मानसून का ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ये नॉर्मल रहेगा। अगर वो वैसे पैन आउट होता है तो जरूर एक तरफ से हम रूरल रिकवरी देख सकते हैं। और यूजुअली जो इलेक्शन ईयर है, उस इलेक्शन ईयर में हमने पहले भी हमने देखा हुआ है कि एक तरफ से रूरल इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सब चीजों को नजर रखते हुए लगता है कि एक तरफ से वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए आज के दिन पे रूरल रिकवरी रिलेटेड इक्विटी स्टॉक्स पे। हो सकता है कि अगले 2-3 क्वार्टर में कहीं ना कहीं एक ग्रीन शूट जो एक्सपेक्टेड है वो दिखाई देंगे, और उस हिसाब से पोजिशनिंग भी थोड़ा बहुत बना के रखना चाहिए।
हर्ष सर, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे को लगता है कि आज का जो पॉलिसी होगा वो ना ही मार्केट के लिए ना ही कुछ और इंडिकेटर्स के लिए कोई बहुत बड़े लेसन्स या बहुत अच्छी लर्निंग्स लेके आ सकता है। मेरा मानना है कि एक बार पहले सरकार का गठन पूरी तरह से हो जाए सरकार अपने स्टांस को क्लियर कर दे कि वो कॉन्टिन्यूटी और वैसे ही एग्रेशन के साथ काम कर रही है या फिर इस बार अलायंस की सरकार है तो थोड़ा माफ़ कीजिए, थोड़ा नीचे आके काम करेगी। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो है सोचने और देखने बाकी हैं। यही मिस्टर पंत से पता करना है। देवेंद्र जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हमेशा फर्स्ट इंजन जो है वो गवर्नमेंट रहती है, सेकंड इंजन आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, और हमने देखा कि पिछली बार डबल इंजन की सरकार काफ़ी अच्छी रही। कोई एज सच फाइट नहीं थी आरबीआई और गवर्नर के बीच में, और एक तालमेल सा बना हुआ था। जैसे पॉलिटिकल में डबल इंजन है, ऐसे इकोनॉमी में डबल इंजन था। तो इस बार फर्स्ट इंजन को थोड़ा और डायरेक्शन देने देते हैं सर, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है आज की पॉलिसी तो फॉर्मेलिटी वाली पॉलिसी हो गई। देखिए, मानना यही है कि जो पहले 3 वक्ताओं ने बोला, मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता। केवल आपके पोल में और हमारे अनुमान में एक ही अंतर है कि इवन फोर्थ क्वार्टर लुक्स वेरी डिफिकल्ट। आपके तर्कश में बाण जो है वो लिमिटेड है, और जिस समय 8.2% की ग्रोथ हो रही है उस समय बाण चलाने का कोई फायदा नहीं होगा आरबीआई का। तो उन तर्कश में जो बाण रखे हैं, तीर रखे हैं, उनको संभाल के रखना पड़ेगा। रही बात डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की, हाँ, जब तक सरकार का अपना रोड मैप, फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप और उसकी अरिथमेटिक जो है, उसका जो अंकगणित है कि वो अंकगणित कन्विंसिंग है या नहीं है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक ये बहुत मुश्किल होगा आरबीआई गवर्नर के लिए, या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, गवर्नर कहना सही नहीं होगा क्योंकि पॉलिसी कमेटी डिसीजन है 6 लोगों का। तब तक ये बहुत मुश्किल होगा उन 6 बुद्धिमान लोगों का ये व्यू लेना कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरफ जा रही है, और क्या सरकार की फिस्कल और इकोनॉमिक पॉलिसी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, अगर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे चल रही हैं, तो ना आपको ड्यूरेबल जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है वो देखने को मिलेगा, और ना आपको जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो सस्टेन्ड बेसिस पे देखने को मिलेगी। 3 साल तक हमारा 7% से ज्यादा ग्रोथ आया। हम उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं, वो सरकार को अपने रिफॉर्म प्रोसेस, अपने बजट में और बाकी डॉक्यूमेंट से बताना पड़ेगा। उसके बाद आरबीआई उसके इवोल्यूशन के बाद ही कुछ कदम उठाएगा। रही बात चाहे फेड ने किया या ईसीबी ने किया, देखिए, यूरोप की इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति और अमेरिका की आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति से बहुत डिफरेंट है। अगर आपको ग्लोबली सेम फैक्टर इम्पैक्ट कर रहे हैं, अगर ये कमोडिटी प्राइस ड्रिवन इन्फ्लेशन है, या ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ ऐसी उथल पुथल मची है जिससे कारण आपको ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तब आपको एक यूनिफॉर्म स्टेप्स देखने को मिलते हैं ऑल अक्रॉस मेजर सेंट्रल बैंक कि वो या तो रेट कट करते हैं, रेट बढ़ाते हैं। परंतु अगर तीनों विश्व के हर देश की समस्याएं अलग हैं, विश्व के हर देश की स्थिति अलग है, तो हर एक देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो उसके बाद उस हिसाब से इवोल्यूशन करके रेट का डिसीजन लेगी। चलिए, अब से केवल 1.5-2 मिनट रह गए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट बने रहेंगे जो कि पॉलिसी में गवर्नर की स्पीच सुनेंगे और उसके क्या हाईलाइट रहे वो भी हम आपके सामने पूरा एनालिसिस करके रखेंगे। लेकिन देवांग, क्विकली आपसे कुछ कमेंट्स चाहेंगे इस बार की पॉलिसी। अभी थोड़ी देर में स्पीच शुरू भी हो जाएगी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें कि गवर्नर को आप सुनना चाहेंगे? ना है कि इस पॉलिसी में अगर आरबीआई की तरफ से अगर कुछ लिक्विडिटी मेजर्स आती है, बिकॉज काफी गवर्नमेंट, आरबीआई का जो बड़ा एक बोनस गिफ्ट था गवर्नमेंट को डिविडेंड के हिसाब से, वो ट्रांसफर हो चुका है, तो गवर्नमेंट बैलेंसेस काफी हाई हो चुके हैं। सो अगर लिक्विडिटी स्टेप्स कुछ आती है तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा। सो हम आरबीआई पॉलिसी से लिक्विडिटी स्टेप्स की देख रहे हैं कि अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे।
चेंजेस अगर कोई वहाँ से कमेंट्री आती है तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, पर पॉलिसी शुरू हुई क्विकली हर्ष आपसे समझना चाहेंगे कि फ़िलहाल पूरे बैंकिंग के सेटअप को देखते हुए कौन से बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा आपको सही लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहाँ पे कहाँ नज़र रखनी चाहिए? देखिए, क्रेडिट ग्रोथ तो ठीक ठाक चल रहा है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। कोई एनपीए यानी कि एसेट क्वालिटी का कोई बड़ा नेगेटिव भी नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की ओर एक नज़र डालते हैं या वैल्यूएशन की ओर नज़र डालते हैं तो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं इनके वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक ठाक लेवल पे आ चुके हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर नेक्स्ट लेग में अगर पार्टिसिपेट करना है तो प्राइवेट सेक्टर शायद वहाँ से परफॉर्मेंस आना ज़रूरी है। तो वहाँ पे एक तरफ से वैल्यूएशन का सेफ्टी भी है, तो ज़रूर पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत पोजिशनिंग होना चाहिए।